गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल आधी आबादी नहीं आई थी, उम्मीद है उन लोगों ने ऐप पे पढ़ लिया होगा, है ना? क्योंकि आज का टॉपिक कल के आगे से स्टार्ट होगा। एक क्विक रिवीजन लेके टॉपिक शुरू करते हैं। हम हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, और इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर कौन सा सेक्टर कहलाता है? सेकेंडरी। थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो। सेकेंडरी सेक्टर। हमने देखा था हरियाणा में बहुत बड़ा कामकाज था प्राइमरी सेक्टर का, क्योंकि हरियाणा की व्यवस्था ही कृषि पर आधारित है। फिर हमने देखा था धीरे धीरे हमारा गुड़गांव बहुत उभर रहा है। कौन सा सेक्टर है ये? टर्शरी, जिसे आप कहते हैं सर्विस सेक्टर। और बीच का जो सेक्टर रह गया था, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़ वाला, फैक्ट्रीज़ वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र। ये हम लोगों ने परसों से पढ़ना स्टार्ट किया था। परसों एक बेस हमने क्लास में बनाया था कि भाई कैसे काम करता है ये क्षेत्र। फिर हमने देखा था जीडीपी में हमारी प्रतिशतता बढ़ती जा रही है। किस सेक्टर की तरफ? टर्शरी। किस में कम है? प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज़्यादा टर्शरी। याद है ना सबको ये? तो ये हरियाणा में ये जो बीच में मैंने नहीं लिखा सेक्टर, इसी को हम पढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि धीरे धीरे हरियाणा लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसका बड़ा कारण है सर्विस तो है ही है। जैसे अगर वर्ल्ड के या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को देखें हम, तो हमारा कौन सा शहर? गुरुग्राम। हमने पढ़ा था यहाँ बीपीओस का बहुत बड़ा कामकाज है। जेनपैक्ट आपकी अपनी है, IBM है, TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अलावा हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल्स का बहुत बड़ा काम है, जिसमें रेनबेक्सी का था, इली लिली अमेरिका के एक थे। इसके अलावा कपड़े का आपका काम था, बेनेटन के, और एक ओरिएंट क्राफ्ट्स वाला ना, जो जगह जगह कपड़े भेजते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना हरियाणा में, उनमें गुड़गांव में भी बड़ा कामकाज है। पूरे हरियाणा को पढ़ेंगे। हमने एक पढ़ लिया था गुड़गांव, फिर हमने कल एक और पढ़ा था भिवानी। भिवानी में 3 बहुत बड़े कामकाज हुए। एक तो टेक्सटाइल का, जिसे आप कहते हैं कपड़ा, और एक हुआ था सीमेंट का। आज सीमेंट वाला भिवानी से अलग चरखी दादरी है, पर जब तब बना तब तो भिवानी ही मेन था। और एक और क्या था? इसी का पार्ट है TITS। टेक्सटाइल कपड़ा पहली भिवानी में मिल लगी थी, और ये लगाई थी पंजाब कॉटन मिल, जिसने पैसा लगाया। बाद में पंजाब कॉटन मिल को ले लिया था ग्रासिम ने, और 1964 में इसने उसका नाम भिवानी टेक्सटाइल मिल कर दिया। आज हम जानते हैं ग्रासिम वाले ने एक सब्सिडियरी बस बना रखा है, सहायक। इसका मेन कामकाज मुंबई में है। तो आपके यहाँ से कपड़े का कामकाज आज भी है, भिवानी टेक्सटाइल मिल है, लेकिन अब इसका नाम ग्रासिम से जोड़ के देखा जाता है। ये बंद तो पहले गई थी, फिर इसने कामकाज करना, जैसे 64 के बाद ये ग्रासिम के पास पहुंची थी। सीमेंट का बहुत बड़ा कामकाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1938-39। अंग्रेज़ों के ज़माने में एक आदमी, क्या नाम था उसका? लाला सेठ थे ना, सेठ रामकृष्ण डालमिया। जर्मनी के इंजीनियर्स से मदद लेके, और ढेरों बड़ी ज़मीन खाली पड़ी थी, यहाँ प्लांट लगाया, जिसने बहुत अच्छा काम दिया। और देखते देखते एक अच्छी जगह कहलाने लग गई चरखी दादरी, क्योंकि यहाँ यूनियन बन गई और मज़दूर अलग, और बहुत सारे लोगों को कामकाज मिल गया। इसका फ़ायदा कई सालों तक पूरे भारत ने उठाया, क्योंकि सीमेंट यहाँ बनता जाता तो बाहर ही था। इसके बाद फिर धीरे धीरे गड़बड़ पैदा हुई, और 1981 में इसका अधिग्रहण कर लिया CCI ने। वो दिन और आज का दिन 41 साल बीत गए, कोई काम नहीं हुआ। नेक्स्ट था TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। इसमें टेक्सटाइल की भी बात कर रहे हैं, साइंस से जोड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से।
यहाँ पढ़ाई लिखाई भी है, और जो इंजीनियरिंग होती है ना, पढ़ाई लिखाई टेक्सटाइल की, वो भी यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ कपड़ा भी बनता है। इसके ऊपर काम बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में 1943 में घनश्याम दास बिड़ला, तो हरियाणा के भिवानी का विकास 1930s-40s में काफ़ी हुआ होगा, क्योंकि एक तो टेक्सटाइल में हमने काम देख लिया था अपना, इसी दौर में सीमेंट में काम हुआ, और इसी दौर में कपड़े में इंजीनियरिंग की बात आई। तो ये सारी चीज़ें किससे जोड़ के पढ़ी थी हमने? फिर हमने पढ़ा था अपना पानीपत। पानीपत जो कि बहुत एडवांस्ड है, जहाँ की 1998 में ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम हुआ। और ये ऑयल रिफाइनरी बहुत दूर है, क्योंकि यहाँ कहीं आसपास प्राकृतिक तेल तो है नहीं, तो इसीलिए इसके लिए या तो ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है या पाइपलाइन का। पाइपलाइन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी आया है। भारत में सबसे नया ट्रांसपोर्टेशन का जो देखा जाए ना, तो पाइपलाइन है। रेलवे बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। सड़क तो और पुरानी है, मौर्यों के ज़माने की। और एरोप्लेन भी आप मान लीजिए, जो ये टाटा परिवार था ना, इन्होंने 30s में एरोप्लेन और इन सब के ऊपर काम कर दिया था। 1935 में 31 में पहली उड़ान भरी थी ना JRD टाटा ने, फिर 35 में उसने टाटा एयरलाइंस बना दी, फिर 53 में उसका राष्ट्रीयकरण। यानी सबसे नया अगर ट्रांसपोर्टेशन देखें तो पाइपलाइन का है। आपकी रिफाइनरीज से पहले 3 ट्रांसपोर्टेशन तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। पाइपलाइन भी चल पड़ा था, लेकिन पाइपलाइन अगर हम अपने हरियाणा को जोड़ के देखें तो गुजरात से यहाँ कच्चा माल, यानी कौन सा तेल? क्रूड ऑयल, ये आता है। और पूरी पाइपलाइन गुजरात से यूपी को, यूपी में एक रिफाइनरी है मथुरा, जैसे गुजरात में है कोयाली, एक रिफाइनरी है यहाँ कोयाली, और कोयाली गुजरात की, मथुरा यूपी की। इसको कवर करते करते फिर ये हरियाणा की तरफ मुड़ता है। हरियाणा से सोनीपत से आगे पानीपत, फिर यहाँ रिफाइनरी का तेल यूज़ करते हैं, और फिर ये आगे तक पहुँचा दी जालंधर। पहले ये 1200 कुछ किलोमीटर की बनाने का टारगेट था, लेकिन आज ये 2000 प्लस, अगर टोटल देखेंगे ना जालंधर तक का, तो 2000 प्लस का। ये आपसे इसलिए संबंधित है क्योंकि इसमें मथुरा भी है। ये कौन सी जगह थी वाली? ये था सलाया। सलाया, कहीं कहीं ये सालिया भी लिखा है, वो यही है। सलाया या सालिया एक जगह का नाम है जहाँ से इस पाइपलाइन की स्टार्टिंग है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते पहले मथुरा तक लाए थे, फिर पानीपत, अब आगे जालंधर तक ले जा रहे हैं। तो हमारे हरियाणा का बहुत विकास हुआ इस पाइपलाइन की वजह से, क्योंकि हमारी रिफाइनरी को कच्चा माल जल्दी मिलने लग गया। पहले सिर्फ हम ट्रेन के ऊपर डिपेंड थे, आज आप देखते हैं ट्रेन भी जा रही हैं, और ये पाइपलाइन तो नीचे ही नीचे चल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो पानीपत के विकास में एक बड़ा योगदान इस रिफाइनरी ने दिया, पूरा शहर का शहर बसा दिया। कितने लोगों को काम मिला। एक और चीज़ है यहाँ NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आप सब जानते हैं पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे नाम दिया गया था हरित क्रांति। इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब में और हरियाणा और यूपी में और बंगाल में हुआ था। अपनी बात कर रहे हैं इसलिए बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़र्स पे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया गया था, तो हरियाणा के पानीपत में भी फर्टिलाइज़र से जुड़ा सबसे बड़ा संस्थान पूरे हरियाणा में नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। और फर्टिलाइज़र में अलग अलग बनते हैं। अपने यहाँ वाला नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र के लिए जाना जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कामकाज है, क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है। इसका पैसा कोई आम आदमी, तुम या मैं या कोई प्राइवेट आदमी नहीं लगाता। इसके पीछे नेशनल आ गया, मतलब ये देश का बड़ा संस्थान है। तो देश के बड़े 2 संस्थान, रिफाइनरी भी पानीपत में है और फर्टिलाइज़र्स भी पानीपत में। इन सब चीज़ों में ना बिजली का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भाई बिजली कम है, ज़्यादा है, क्योंकि 1 सेकंड लगेगा, रिफाइनरी में फॉल्ट आ गया तो करोड़ों रुपए का काम एकदम से ठप बैठ जाएगा। ऐसे ही फर्टिलाइज़र लिमिटेड में भी करोड़ों रुपए की चीज़ें, इनके जो ये अंदर सिस्टम लगा होता है ना, संयंत्र जिसे कहते हैं, बहुत भारी भरकम होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। इसी को मैनेज करने के लिए आपको पानीपत में कैप्टिव संयंत्र भी लगाना पड़ा। कैप्टिव संयंत्र का काम है जो बिजली आगे जाएगी उसको एक लिमिट में, कि भाई बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। फ्लक्चुएशन आजकल तो बहुत कम है, पहले फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन था, कभी तेज़ आ गई। सुना नहीं कि ऐसे किसी का फ्रिज जल जाता था, किसी का टीवी खराब हो जाता था। हाँ, अब वो चीज़ें कंपैरेटिवली कम हैं, और अब इन बड़े बड़ी चीज़ों को बचाने के लिए ही कैप्टिव संयंत्र लगा दिया। कहाँ पर?
तो पानीपत लगातार उभर रहा है। कुछ तो गलीचे हैं, पचरंगा अचार है, विदेशों में ये बाहर तक जाता था। और अगर सरकार की तरफ से देखें तो ये 3 चीज़ें बहुत फेमस हो गई। एक रिफाइनरी हो गई, दूसरा NFL हो गया, और तीसरा क्या लगा रखा है यहाँ, कैप्टिव संयंत्र। इन 3 चीज़ों को देखें तो ये बड़े लेवल पे जाने जाते हैं, इनसे हमारी पहचान है। अपना लोकल लेवल पे देखें तो हमारा हरियाणा का बहुत फेमस है पचरंगा अचार। इसका विदेशों तक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पानीपत के गलीचे, हमारी जो चादर हैं, हमारे कालीन हैं, ये सब भी बाहर जाता है। इसलिए हमारा नाम वीवर सिटी भी है इस कारण से। पहले पानीपत को पूरा पढ़ते हैं, फिर अगले को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पेज 131 शायद कल पढ़ा था, 134 पे थे हम, और 134 का कैप्टिव संयंत्र ही पढ़ना था आज ना। फर्टिलाइज़र छोड़ दिया था, पहले फर्टिलाइज़र पूरा करते हैं। पेज 134 पे देखो, खादी और ग्रामीण उद्योग पढ़ लिए थे। पानीपत का पहला ये हो गया था टॉपिक, उद्योग धंधे पढ़ने थे। इस ज़िले के प्रमुख उद्योग मिल गया सबको? हाँ, अंडरलाइन करना पहला, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। पेपर में ना कई बार तारीख पूछ लेते हैं कब बना था, तो ये बना था 1979 में। इसके पास लिख लो 1 सितंबर 1979, NFL 1 सितंबर 1979, NFL शॉर्ट में लिख लेना NFL। आगे पढ़ो, यहाँ मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होता है, क्योंकि NPK अलग अलग हैं। तो यहाँ जो बनता है फर्टिलाइज़र, उसमें किसका बाहुल्य है, नाइट्रोजन का। आगे पढ़ो, इस उर्वरक के प्रयोग से हर साल 20 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन, यानी इतना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है कि 20 लाख टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाते हैं। किस प्लांट के कारण हम? NFL। कौन किस चीज़ में रिच निकालता है ये? नाइट्रोजन में। अगला तेल शोधक कारखाना मैंने कल भी बताया था, 80 के पास हमें क्या करना था, 1998। और उसके बाद इसको जो कच्चा तेल है ये कहाँ से आता है? गुजरात के सलाया या साल्या से। कहाँ तक जाएगी वो? हाँ, पहले वो आती है गुजरात से यूपी। पहले कोयाली रिफाइनरी में निकालते हैं तेल, फिर आगे भेजते हैं मथुरा में, फिर हरियाणा से सोनीपत नीचे नीचे दबा के पानीपत, और फिर आगे जालंधर। यहाँ देखो कल तुमने 1256 लिखा होगा, है ना? आज उसी में ऐड कर लो जो आगे बढ़ रही है। ये 2660 किलोमीटर, 2660 किलोमीटर। ये पाइपलाइन आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, 2660 किलोमीटर। चलो आगे देखो, अब बताओ ये पाइपलाइन पे किसने पैसा लगाया था? भारत सरकार ने। भारत सरकार के कई हैं, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। जैसे CCI ने लगा लिया था ना पैसा सीमेंट वाले पे, ऐसे IOC ये भारत सरकार का उपक्रम है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमारे यहाँ रिफाइनरी लगाने से पहले ये 6 रिफाइनरी लगा चुका था। हम 7वें नंबर पर थे। किस सन की घटना है ये? 1998 की। पेपर में 98 नहीं मिला तो 80, और HSSC ने बहुत बार 80 दिया है, इसलिए बताया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे पढ़ो, देश का अत्याधुनिक तो झूठी बात थी, क्योंकि अत्याधुनिक तो अपना, हाँ, रिलायंस की जामनगर की, गुजरात की रिफाइनरी है, बड़ी भी। चलो 134 पेज पर सेकेंड हाफ में ऊपर पहुंचो। कैप्टिव विद्युत संयंत्र, क्या काम आता है ये कैप्टिव वाला? बिजली को सही, हाँ, किस किस तक पहुंचाता है ये? रिफाइनरी तक और NFL तक। टिक करो, राज्य में विद्युत सप्लाई के उतार चढ़ाव आदि से उर्वरक संयंत्र को बचाने के लिए, कौन सा उर्वरक संयंत्र है हमारे पास? NFL। लिख लो यहाँ NFL। कब बना है वो? 1 सितंबर 1979 को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल लेवल की चीज़ है। के लिए पानीपत में इस संयंत्र की स्थापना की गई। हरियाणा के पानीपत ज़िले के संभालका कस्बे में 1993 में नेस्ले इंडिया, तुम सबको पता है LPG की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या कहा था? विदेशियों को हमने कहा था हमारे यहाँ आओ,
हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं, लाइसेंस को बहुत आसान बना रहे हैं, और हमारे यहाँ आके चाहो तो अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री लगा लो। इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला था? हमें जॉब्स मिलती, हमें रोज़गार मिलता, हमारे यहाँ दुकानें खुलती, लेबर को काम मिलता, इंजीनियर्स को काम मिलता, पता नहीं कितने सारे लोगों को काम धंधा मिल जाता। इसी सीरीज़ में, ये 1991 के तो बात है, 1 के बाद, जब कौन तुम्हारा ये वित्त मंत्री बना था? मनमोहन सिंह, जो बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे। उसी सीरीज़ में 1993 में तुम्हारे यहाँ जो चॉकलेट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी थी नेस्ले, इसने अपना प्लांट लगाया था हरियाणा के पानीपत के संभालका में, एक गाँव पड़ता है पट्टी कल्याणा करके, वहाँ लगाया था ये टिक कर लो। तो 1993 में नेस्ले इंडिया की इकाई की स्थापना, यहाँ लिख लो पट्टी कल्याणा, पट्टी कल्याण एक गांव पड़ता है यहाँ पे। अब तुम ये इमेजिन करो कि 1991 में तो एलपीजी की बात थी, और 93 में एलपीजी से जुड़ी चीज़ें आने लग गई थी। तभी नेस्ले ने अपना कहाँ पर सेंटर बनाया? हरियाणा के पानीपत में। यहाँ एलपीजी लिख लो, फिर तुम्हें सन याद रहेगा। एलपीजी 1993 में इसीलिए आई थी ये। आज भी देखो नेस्ले के कितने प्रोडक्ट हैं खाने पीने के ना, और सारे महंगे प्रोडक्ट्स हैं। तो हरियाणा में कहाँ है नेस्ले का बड़ा कामकाज? संभालका के पास, पानीपत के संभालका के पास पड़ता है पट्टी कल्याणा। आगे पढ़ो। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है नेस्ले, किसी एक देश की नहीं है, बहुत लोगों का पैसा लगा है, बहुत जगह ये अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाती है। अंडरलाइन कर लो, खाद्य पदार्थ। इन्फेंट फूड, इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, उसको जैसे घोल के नहीं वो खिलाते हैं पाउडर सा, हाँ सेरेलेक हुआ या इस तरह के, ये टिक कर लो। इन्फेंट फूड बनाती है। और पता है बच्चों के छोटे छोटे से डब्बे ना कई 100 रुपए के आते हैं, मतलब महंगे। अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ध्यान है जब मैंने पहले 9-10 साल पहले, तो ये 300 का 350 का एक डिब्बा छोटा सा आता था। 450 किसको पता है सही? तुम्हें पता है? खरीदा था तुमने? तुम अच्छा, तुम भी इस काम में हो, अच्छी बात है। ये देखो नेस्ले कंपनी हमारी नहीं है, कितने महंगे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बिकते हैं। चॉकलेट के अलावा ढेर काम है नेस्ले के। आगे पढ़ो। इन्फेंट फूड है, दुग्ध उत्पाद है, पेय पदार्थ बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं। तो आईओसी ने जैसे रिफाइनरी लगाई, जैसे कैप्टिव संयंत्र लगाया भारत सरकार ने, जैसे एनएफएल लगाया भारत सरकार ने, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में कौन सी कंपनी आई? नेस्ले। कहाँ अपना संस्थान बनाया? संभालका के पट्टी कल्याणा गांव में, और इसका कामकाज है खाने पीने से जुड़ा। नेक्स्ट टिक करना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, ये रिफाइनरी की बात दोबारा कर रहे हैं, आईओसी लिख लो और आगे पढ़ो। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन और विपणन करने वाली कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से पेट्रोल का काम देखती है, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ल्यूब्रिकेंट्स और ग्रीस बनाती है। इसकी एक इकाई हरियाणा के पानीपत में, टिक कर लो। एक इकाई, कौन से नंबर की इकाई थी ये? 7वीं, यहाँ लिख लो 7th। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हमारे यहाँ 7वीं इकाई लगाई थी, जिसकी पाइपलाइन बिछा रखी है गुजरात से जालंधर, सलाया से मथुरा, उससे सोनीपत, पानीपत, फिर आगे पंजाब। कितनी लंबाई बताई इसकी बढ़ा दी? 2600। पहले शुरुआत में 1200 कुछ की कोशिश थी। आगे आ जाओ। यमुनानगर, हरियाणा में एक ऐसा शहर जिसमें सब तरह के उद्योग धंधे हैं। सब तरह के से मेरा मतलब छोटे, मंझले और बड़े। इसको ध्यान से सुन और समझ लो, फिर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं अपने हरियाणा का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट शहर यमुनानगर। नाम यमुनानगर क्यों है सब जानते हैं, क्योंकि यमुना की एंट्री है हरियाणा में। यमुनानगर से ही किस नदी की एंट्री है? यमुना। इसका सदा से नाम ये नहीं था, इसका पहले नाम था अब्दुल्लापुर, और इसीलिए आपको अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट, अब्दुल्लापुर के नाम पे कई चीज़ें मिलेंगी। अब्दुल्लापुर के बाद नाम बदल के इसका यमुनानगर किया गया। यहाँ खासियत यह है कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना था ना, बहुत पहले अंग्रेज़ों के टाइम में, तब यहाँ पर शुगर मिल के ऊपर काम कर दिया था। हम आज भी बात करते हैं, हरियाणा में गन्ने के प्रोडक्शन में नंबर 1 अकेला यमुनानगर है, और टोटल जितना हरियाणा गन्ना पैदा करता है उसका 27% अकेला यमुनानगर। तो पूरे हरियाणा की बेल्ट का एक बड़ा प्रतिशत था, यानी 1/4 से ज़्यादा गन्ना अकेले कौन निकाल देता है? यमुनानगर। ये आज की बात नहीं है कि हरियाणा बनने के बाद हुआ, नहीं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। शुगर मिल लगी थी लाहौर में, बहुत बड़ी,
हाँ, उसको लगाया गया था सरस्वती के नाम से। ये सरस्वती एक बहुत बड़ी फर्म थी जिसने जगह 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 अपनी अलग अलग मिल बनाई थी, जिसमें से एक का नाम अपने यहाँ फिर हरियाणा में है आज, यमुनानगर में। तो लाहौर में सरस्वती मिल्स लगानी शुरू हुई थी, उसकी एक यूनिट हमारे यहाँ लगी थी। लाहौर से आपका पंजाब पड़ा होगा, पंजाब से यमुनानगर, तो इसकी एक यूनिट आपके यहाँ लगी थी। और इस यूनिट की खासियत ये है कि जब आप अलग हुए, जब आपका इलाका अलग हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद आपने लगातार इस यूनिट पे काम किया, फोकस किया और ये ग्रोथ करती गई। और कुछ ही सालों में ये एशिया की सबसे ज़्यादा गन्ना पिराई होता है क्रश करना, गन्ने को पिचका के जिससे कि चीनी बनेगी ना, तो वो काम करने का सबसे बड़ा जो हमारे पास साधन था, ये हमारी सरस्वती शुगर मिल थी। कहाँ वाली थी ये? यानी हमने पाकिस्तान के टाइम पर जब वो अलग हो गया, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के अपनी यमुनानगर की शुगर मिल पे काम किया। आज हमारे हरियाणा की पहचान में शुगर मिल का भी नाम आता है यमुनानगर वाली, कि 1933 में जब काम हो रहा था तब हरियाणा के इस इलाके में भी काम हुआ। इसके अलावा अगर देखें तो रिफाइंड बनाने का और आपके शराब का, डिस्टिलरी का, बहुत कलपुर्जे बनाने के ढेरों कारखाने कहाँ लगे हुए हैं? यमुनानगर में। यमुनानगर में प्राइवेट सेक्टर तो है ही है बहुत बड़े लेवल पे, यहाँ सरकार ने भी काम किया, क्योंकि सरकार ने यहाँ कहा कि रेलवे के जो डिब्बे और ये सब खराब होंगे, हाँ, तो उसे हम कहते हैं वैगन एंड कैरिएज वर्कशॉप। मैंने आपको एक दिन ये बताया था इसका मतलब क्या होता है। वैगन एंड कैरिएज क्या होते हैं ये? एक होते हैं पैसेंजर के डिब्बे और एक होते हैं सामान के डिब्बे। तो वैगन एंड कैरिएजेस का मतलब मालगाड़ी के डिब्बे भी और पैसेंजर गाड़ी के डिब्बे, इनको ठीक करने की वर्कशॉप है। ये बनी थी 1952 में। तो हम जब आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद पाकिस्तान से ढेर लोग रेफ्यूजी आए थे, अब कामकाज तो देना ही था ना उन लोगों को। उस टाइम पर वैसे भी इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी हमने अपने हरियाणा के यमुनानगर में, ये भारत सरकार का है, सरकारी कामकाज है ये बना दी गई थी वैगन एंड कैरिएज वर्कशॉप, जहाँ डिब्बों की मरम्मत की जाएगी, डिब्बे ठीक किए जाएंगे अगर कोई भी दिक्कत आएगी। बाद में आपके देश में एक फास्टेस्ट ट्रेन चली थी 1988-89 में, जिसको नाम दिया गया था शताब्दी एक्सप्रेस। ये पंडित नेहरू के 100 साल पूरे हुए थे, उनका बर्थ ईयर है 1889, और उस टाइम इनके बेटी का बेटा राजीव गांधी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री था। 84 से 89 आ गया था और बस वो हटने ही थे, सबको पता था। वो अपने जाने से पहले 1 साल पहले कह गए थे रेल बजट में कि भाई मेरे नाना के नाम पे कोई कुछ ऐसा बड़ा किया जाए कि जिसको देश याद रखे, और तब इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस। और 1989 से 2016 तक ये इंडिया की नंबर 1 ट्रेन रही थी। इसकी स्पीड को कोई बीट नहीं कर पाया था, पर अब क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, आज आपके पास ढेरों ट्रेन भागती हैं जो उसकी स्पीड से ज़्यादा तेज़ गति पर आ गई हैं। लेकिन एक लंबे दौर तक 30-35 सालों तक देश की फास्टेस्ट ट्रेन क्या रही थी? इसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाती थी ना, तो इसको ठीक करने की वर्कशॉप भी कहाँ डेवलप की गई थी? जगाधरी। जगाधरी में ऑलरेडी कामकाज चल रहा था 1952 से, इसका काम और ऐड ऑन कर दिया, तो तब से ये और फेमस बन गई। क्या ये बातें समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा जगाधरी का एक बहुत बड़ा कामकाज है इस यमुनानगर का, पेपर का। इसी में तो पेपर सिटी पड़ती है। कौन सी? हाँ, यमुनानगर को कहते हैं पेपर सिटी। कारण है यहाँ पे पेपर का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाता है, और पॉपुलर के पेड़ अगर आपने सुने हो, इनकी बहुतायत थी। यहाँ पे बहुत पहले यमुनानगर में पेपर का कामकाज स्टार्ट कर दिया था, और आज से नहीं है, ये पुराने टाइम से यहाँ कामकाज चल रहा है। पेपर के अलावा यहाँ बहुत बड़ा कामकाज लकड़ी का भी है, क्योंकि पेड़ है। तो टिम्बर मार्केट कहते हैं आज से काफ़ी सालों पहले, 100-150 साल पहले यहाँ डेवलप हो गया था ये लकड़ियों का बहुत बड़ा मार्केट, जिसमें लोग फर्नीचर की लकड़ियाँ और इस तरह का जो पूरा मार्केट लकड़ियों से भरा हुआ था। आज भी कहते हैं कुछ दुकानें 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किस चीज़ का काम कर रही हैं? टिम्बर का। तो सोचो, लकड़ी का बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पेपर का बहुत बड़ा कामकाज है यमुनानगर में। और क्या बताया मैंने?
ट्रेन्स का, वैगन का, कैरियज का, शताब्दी का, और छोटे बड़े कहीं डिस्टिलरी शराब, कहीं मशीनों के कल पुर्जे, ढेरों काम होता है और ये सब काम यमुनानगर में है। तो एक बड़े लेवल पे यमुनानगर विकसित है। इस तरीके से देखें तो कामकाज में बहुत आगे है। चलो अब देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो नई नई बातें हैं वो लिख लेंगे। पेज 134 की हेडिंग है यमुनानगर। पहला पॉइंट देखो, औद्योगिक रूप से विकसित है ये। कारण तुम समझ गए, यहाँ लकड़ी का काम है, यहाँ रेलवे का काम है, यहाँ शराब का, डिस्टिलरी का, मशीनों का, पेपर का, रिफाइंड का, पेपर कटिंग, दुनिया भर के काम है यहाँ। ये टिक कर लो, औद्योगिक रूप से विकसित है ये। फिर पढ़ो, हरियाणा के इस जिले में सभी तरह के उद्योग हैं, लघु भी हैं, छोटे भी, मध्यम और बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ। तो यहाँ हर तरह के उद्योग धंधे विकसित किए गए हैं। कहाँ पर? यमुनानगर में। और ये आज से नहीं है, ये पुराने ज़माने से हैं। यहाँ अंडरलाइन करो, चीनी का बहुत बड़ा कामकाज है क्योंकि 27% गन्ना अकेले यहाँ पैदा होता है। मशीनों के कलपुर्जे बनाए जाते हैं, शराब आदि का निर्माण, तो कई चीज़ों में बड़ा काम धंधा यहाँ है। इन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात हम कहाँ करते हैं? जर्मनी, जिम्बाब्वे, नेपाल, दुबई, सीरिया, यूएई, श्रीलंका, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से सामान तैयार करके और विदेशों में भेजते हैं। नेक्स्ट करना, यमुनानगर को पेपर सिटी, कागज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर का बड़ा कामकाज है। मछियारों का स्वर्ग भी तो यहीं पर है, यमुनानगर में। आगे पढ़ो, इस जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाइयां। पहला टिक करो, बल्लारपुर। इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ये बाद में आप लिख भी लेना, पहले सुन लो। बल्लारपुर कहाँ है? नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। बल्लारपुर तो महाराष्ट्र में है, अपने यहाँ बल्लारपुर नहीं है। पर जिस इंडस्ट्री ने कामकाज खरीद लिया ना पुराना हमारा, उसका नाम था बल्लारपुर, तो हम इसके नाम से फेमस हो गए। अब इसको ध्यान से सुनो, BILT, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बल्लारपुर एक शहर है, छोटा सा कस्बा था महाराष्ट्र में। एक आदमी था केसी थापर, उसके पास पैसा था, अच्छा पैसा था। उसने वहाँ पे अपना स्टेशनरी का काम जमाया, कॉपी किताब, कागज़ और स्टेशनरी का। अमीर आदमी था। फिर उसने देखा कि कोई इंडिया में इस फील्ड में बड़े लेवल पे था ही नहीं। हमारे यहाँ पहले से काम कर रहा था। इससे पहले हमारे यहाँ पर पंजाब, मैसर्स पंजाब पल्प, पल्प होता है ना जो लुगदी जिसको बोलते हैं, एंड पेपर, इसके अपने आप में छोटे छोटे यूनिट अपने यहाँ चल रही थी। पंजाब का नाम इसलिए क्योंकि उस टाइम हम पंजाब थे और ये पेपर का काम करता था। तो हरियाणा में उस टाइम पर जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1929 से, ये छोटे से लेवल पे इस लोकल एरिया में कागज़ का काम कर रहा था एक यूनिट। इस यूनिट ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। उस टाइम पर महाराष्ट्र में बल्लारपुर नाम की जगह पे एक आदमी ने अपनी जेब से खर्चा करके और एक बड़ा सिस्टम, एक बड़ा सेटअप तैयार कर लिया। फिर उस आदमी ने देखा कहाँ कहाँ क्या क्या यूनिट चल रही हैं, क्यों ना मैं उनको पैसा दे के उनको एक्वायर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास तकनीक है और मेरी कंपनी बड़ी बन जाएगी। उसी सीरीज़ में वो आपके हरियाणा के जो पंजाब, मैसर्स पंजाब पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री थी ना, उसने इनसे बातचीत की। तब तक इसका नाम श्री गोपाल पल्प कुछ इस तरह का नाम पड़ गया था इसका। इनसे बातचीत की और इनसे कहा कि क्या आपका ये हिस्सा, क्योंकि आप तो बहुत डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आप हमें बेच दीजिए, आपका जितना डिमांड होगी उतने पैसे देंगे, हम इसको और बेहतर बना देंगे, टेक्नोलॉजी को ले आएंगे। तो फिर हमारे यहाँ की ये जो पुरानी चल रही थी पंजाब पल्प एंड पेपर वाली, ये किसने खरीद ली? बल्लारपुर वाले आदमी ने, जिसका बहुत बड़ा नाम था केसी थापर। उस आदमी ने सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं खरीदी यूनिट, उसने पूरे देश में जगह जगह देखा कहाँ क्या है, और आज की डेट में उसकी 6 बहुत बड़ी यूनिट्स चलती हैं जिनमें ढेरों कागज़ बनता है और बहुत बड़े लेवल पे ये पेपर कटिंग का काम, रिफाइंड बनाने का काम, साबुन बनाने का काम, जहाँ पे कहीं पे ये पेपर और इस तरह का लुगदी और ये सब इस्तेमाल होता है ना, इसने पूरे देश में बड़ी बड़ी 6 यूनिट बना ली। और हम अपने आप को लकी समझें कि उसकी एक यूनिट हमारे यहाँ भी है, क्योंकि जहाँ यूनिट लगेगी वहाँ काम बढ़ेगा, वहाँ रोज़गार मिलेगा। तो बल्लारपुर पूछ लें एग्जाम में कहाँ है, तो आपके यहाँ बल्लारपुर नहीं है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आपके यहाँ बल्लारपुर वालों ने कहाँ ज़्यादा काम किया है? यमुनानगर, जहाँ ऑलरेडी क्या चलता था आपका? मैसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर। ये इस नाम से पहले से एक संस्था थी जिसको किसने अपना खरीद लिया था?
इसने एक्वायर कर लिया और फिर आज आपका नाम बिल्ट के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में बिल्ट अगर पूछे कहाँ है तो आप टिक करेंगे यमुनानगर। लेकिन वो जानबूझ के टफ बनाने के लिए कहें कि भारत में बल्लारपुर कहाँ स्थित है, तो जिसकी कंपनी हरियाणा में भी चल रही है ये महाराष्ट्र में है। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब पढ़ो जरा। बल्लारपुर को तुम्हें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कम दिया है। पहले यहाँ से पढ़ने से पहले मैप निकालो। मैंने मैप में देखो पहले ही मारुति सुजुकी लिखवाया हुआ है और एक सरस्वती लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया, ठीक है, अभी लिखवा दूँगी। पहले बल्लारपुर हेडिंग डाल दो। मैप वाले पेज पे साफ और अच्छा अच्छा लिखना, बल्लारपुर, BILT लिख लो, BILT, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BILT, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पूरा लिख लेना, कहीं बाद में तुम्हें पता ही ना चले क्या किस में मर्ज हुआ। लिखो इसमें 1945 फाउंडेड इन 1945। ये तुम्हारी बात नहीं कर रहे, ये किसकी बात कर रहे हैं? बल्लारपुर की। हमारा तो पहले से था, हम तो 29 से थे, पहले इनके बारे में लिख रहे हैं। तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फाउंडेड इन, कब बना ये? 1945। लिखो हेडक्वार्टर, अब इसका गुड़गांव हरियाणा में है। हेडक्वार्टर यमुनानगर में हेडक्वार्टर नहीं है, यूनिट है बस। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। कितनी अजीब बात है ना, बल्लारपुर कहाँ है और इसकी यूनिट कहाँ है तुम्हारे यहाँ, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, तो तीन बातें याद रखनी है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, इसकी यूनिट हमारे यमुनानगर में, उसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। इसी में लिखो लाला करमचंद थापर, KC थापर, नेक्स्ट लाइन लिखो, लाला KC थापर, करमचंद थापर ने, करमचंद्र थापर ने 1945 में बल्लारपुर महाराष्ट्र में, 1945 में बल्लारपुर महाराष्ट्र में पेपर प्लस स्टेशनरी की मिल लगाई थी। पेपर प्लस स्टेशनरी, दो चीज़ें बेचता था। जैसे ये होते हैं ना दुकान कहीं भी खोल के कागज़ और ये सब बेचते हैं, इस तरह का लगाया था इसने, मिल बनाई थी पर इसने। तो KC थापर, करमचंद थापर ने 1945 में बल्लारपुर में पेपर और स्टेशनरी के लिए मिल लगा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 1969, अब ये हरियाणा आया था। 1969 श्री गोपाल पेपर मिल्स, ये था हमारे वाली का नाम, श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड, श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखो यमुनानगर, यमुनानगर को अधिग्रहित कर लिया, या मर्ज हो गई लिख दो, जैसा मन करे, को अधिग्रहित कर लिया। इसने एक्वायर कर ली, वो ये बड़ी कंपनी थी, अधिग्रहित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1975, 1975, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अब तो बहुत बड़ी बन गई ना ये, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पड़ा, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड पड़ा, जिसको तुम बिल्ट बोलते हो, BILT। अब वो कहेंगे बिल्ट कब नाम पड़ा, तो 1975। ये बल्लारपुर कब बनी थी इसकी? 45 में। ये तुम्हारे यहाँ कब आया? 1969 में। तुम्हारे यहाँ जो चल रही थी अब आगे उसकी बात करेंगे, पहले हमने इसके बारे में बात की। तो इसका नाम BILT कब पड़ा? 1975 में। अगला पॉइंट लिखो BILT। अब ये भी पता है एक बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, उस ग्रुप का नाम है, लिख लो BILT, सहायक है अवंता ग्रुप की। तो जो पैसा लगता है ना सारी कमाई, वो अवंता ग्रुप है, कोई साउथ इंडिया का है, अवंथा लिखते हैं, अवंथा। साउथ में TA को THA लिखते हैं, वो था बोलते हैं, अवंथा ग्रुप। इनका पैसा है, यही कमाते हैं। तो तुम्हारे यमुनानगर की जो बिल्ट है, ये अब एक यूनिट है, किस ग्रुप की है ये? अवंता ग्रुप की। तो अवंता ग्रुप का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लो बिल्ट की 6 यूनिट हैं भारत में, बिल्ट की 6 यूनिट, उनमें से एक यूनिट तुम्हारे यहाँ का है,
यमुनानगर। उन 6 यूनिट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में। लेकिन बल्लारपुर नाम की जगह कहाँ है? बल्लारपुर आपके यहाँ कब आया ये बल्लारपुर वाला? 1969। इसने नाम कब बदला? 75 में। और आज नाम इसका बिल्ट है। तो बिल्ट में बल्लारपुर हमारा नहीं है, बस नाम है वो इसका। ठीक है, अब तुम वापस आओ, अब तुम्हें पॉइंट समझ में आएगा जो लिखा है। देखो अब क्या कहते हैं, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां अब पढ़ो। बल्लारपुर बिल्ट पेपर मिल। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि बल्लारपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपके यहाँ बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम कब बदला? 75। उससे पहले उसने आपकी कौन सी मिल एक्वायर की? श्री गोपाल के नाम से, जो कि पहले से चल रही थी छोटे लेवल पे। अब पढ़ो, बल्लारपुर बिल्ट पेपर मिल 1929 से चल रही थी, आप वाली पंजाब वाली। 1929 में इस मिल की स्थापना मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से हुई। ये अब्दुल्लापुर किसका पुराना नाम था? यमुनानगर का। लिख लो यहाँ YN का पुराना नाम। तो तुम्हारे यहाँ एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एक यूनिट लगी थी जिसका नाम था पंजाब, क्या, मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर। कब बनी थी ये? 1929 में। इसको एक्वायर कब करेगा वो? 1969 में। तो 29 से 69 छोटी सी यूनिट थी, इसने ग्रोथ नहीं की। फिर किसने उस टाइम पे देश में बहुत बड़ी यूनिट बनाई? KC थापर ने। कहाँ बनाई? महाराष्ट्र में। नाम क्या रखा था? बल्लारपुर, क्योंकि जहाँ पहली यूनिट लगी उसका नाम बल्लारपुर था। वहाँ से वो एक्वायर करने आपके यहाँ कब आया? 1969। फिर उसने उसी का नाम बदल के 75 में कर दिया बिल्ट। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? गुड़गांव। और यूनिट कितनी खोली? 6, जिसमें से एक यूनिट अपने यहाँ यमुनानगर में है। अब पढ़ के देखो आगे। तो यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर। ये पुरानी, इसका नाम था 1929 में, तो बहुत पहले बन गई थी मेसर्स पंजाब पल्प एंड पेपर मिल। आगे पढ़ो, वर्तमान में इस मिल में, यमुनानगर वाली में 7 पेपर मशीनें हैं, 2 कटिंग प्लांट हैं, 3 लैमिनेशन की मशीनें बड़ी और आधुनिक CSC प्लांट, मतलब कागज़ और इन सब का कामकाज होता है। कौन से वाली यूनिट में? हरियाणा के यमुनानगर की यूनिट, जिसको अब हम बिल्ट ही कहते हैं। पूरी यूनिट्स का नाम ही बिल्ट पड़ गया 6 का। नेक्स्ट करना, इस मिल में वनस्पति घी बनता है, रिफाइंड तेल, कॉस्टिक सोडा, उच्च स्तर के लिखने और मुद्रण मतलब छपना के कागज़ का उत्पादन। तो आपके हरियाणा में, तभी तो पेपर सिटी है ये। कागज़ का बड़ा कामकाज कहाँ है? हाँ, यमुनानगर वाला बना कब था ये? 1929 में। तब इसका नाम क्या था? मेसर्स पंजाब पल्प एंड, किसने एक्वायर कर लिया? KC थापर ने। तब इसका नाम क्या था? श्री गोपाल करके ना। बाद में इसका नाम क्या बदल दिया? बिल्ट बना दिया 75 में। कितनी यूनिट है बिल्ट की? ठीक है, अब टिक कर लो ये। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। अगली हेडिंग आ गई, यमुना गैसेस लिमिटेड। कौन सी गैसेस बनती हैं यहाँ? LPG तो बन नहीं सकती, वो तो वहीं बनेगी जहाँ रिफाइनरी होगी। जो गैसेस इसमें इस्तेमाल होती है ना औद्योगिक स्तर पर, भाई जो ये देखा नहीं कितने लोग कटिंग प्लांट और ये सब देखा है, चश्मा सा पहन के कटिंग कर, इन सब के लिए गैस का इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों में। तो इस तरह की गैसेस के लिए गैसेस लिमिटेड आपके यहाँ बना, औद्योगिक गैसों के लिए। टिक करो ये, यमुना गैसेस लिमिटेड। औद्योगिक गैसों के उत्पादन के लिए इसकी स्थापना 1973 में की गई। 1988 में इसका नाम यमुना गैसेस और केमिकल्स लिमिटेड कर दिया गया। तो औद्योगिक गैसें बनाने के लिए आपके यहाँ कब खुली है? 1973। इसका नाम कब बदला? 1988 में। अगला पॉइंट टिक करना, इस कंपनी ने 1975 बनने के बस 2 साल के अंदर औद्योगिक गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। तो औद्योगिक गैसों का प्रोडक्शन आपके यहाँ 1973 में स्टार्ट हुआ, नंबर 1 पे आ गई थी 1975 में। इसका नाम कब बदला? 1988 में। चलो अगले पे आ जाओ, सरस्वती शुगर मिल। इसको भी थोड़ा सा लिख लो पहले। अभी मैंने क्या बताया, कहाँ थी ये शुगर मिल? पहले लाहौर में थी ये। पिछले पेज पे आ जाओ मैप के पास और यहाँ लिखो। अब शुगर मिल का नाम पता है क्या बोलते हैं इसको? अगर तुम सरस्वती शुगर मिल भरोगे ना गूगल पे तो लिखा आएगा ISGEC। ये हेडिंग डाल दो यहाँ, ISGEC। इसका फुल फॉर्म लिखो, इंडिया शुगर
इंडिया शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जी का मतलब जनरल, एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ISGEC, ISGEC, इंडिया शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। अब इस नाम से खुलती है इसकी साइट भी, जिस पे सारी इंफॉर्मेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये क्या है, किस चीज़ के लिए काम कर रहा है ये? शुगर। इसी को आप पहले क्या कहते थे? सरस्वती शुगर मिल। लोग तो अभी भी यही बोलते हैं इसको। इसका कागज़ों में नाम पड़ गया ISGEC। जैसे हुड्डा को लोग आज भी हुड्डा ही बोलते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, लेकिन उसका नाम पड़ गया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो सरस्वती शुगर मिल को आज भी हम लोकल भाषा में यही बोलते हैं, पर अब इसका नाम ऐसे करके खुलता है। इसके बारे में लिख लो यहाँ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? यमुनानगर में हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर नोएडा में है। कितने अजीब सी बात है ना, कोई चीज़ है कहीं, हेडक्वार्टर कहीं बना रखा है। हेडक्वार्टर नोएडा। ये ऐसे ही हो गया जैसे अभी क्या पढ़ रहे थे, बल्लारपुर का। बल्लारपुर में हेडक्वार्टर नहीं है, न यमुनानगर में, हेडक्वार्टर गुड़गांव में। ऐसे ही इस में कितने रेलवे के काम हैं? कौन कौन सी रेलवे हैं यहाँ? सबसे बड़ा कामकाज अपने यहाँ नॉर्दर्न रेलवे का है, तो उसी ने इसमें पैसा लगाया। लिखो यहाँ नॉर्दर्न रेलवे। ये रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप, नॉर्दर्न रेलवे देखती है इसको, इसका कामकाज। उत्तरी रेलवे आगे अंडरलाइन करो। 1952 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछ चुके, किस सन में बना? 1952 में। आगे बस पढ़ लो। 3 कोचिंग स्टॉक यूनिट, 9 गुड स्टॉक यूनिट की प्रतिदिन मरम्मत करने की न्यूनतम सुविधाओं के साथ जगाधरी। यानी इसमें जो अपनी बैठने वाली ट्रेन है ये भी आती हैं, इनके डिब्बे भी, और मालगाड़ी के भी। नेक्स्ट टिक करना। भारतीय रेलवे के अस्तित्व में आने के बाद ये वर्कशॉप उत्तर रेलवे के एक भाग के रूप में, तो आपने ऊपर लिख ही लिया कौन सा रेलवे का है ये, नॉर्दर्न रेलवे का। भारतीय रेलवे का एकमात्र वर्कशॉप, अब एकमात्र नहीं है, पहले था, जहां शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य। ये शताब्दी कब चली है? 1988 के इसमें बजट में पैसा निकला था, 89 में चल गई थी। यहाँ लिख लो 1988-89। और ये किसके नाम पर चली थी? नेहरू। तो इसको ठीक करने के लिए कहाँ लाना पड़ता था? हमारे जगाधरी में, जहाँ कब से सेंटर चल रहा था? 52 से। अगले पे आ जाओ, टिम्बर मार्केट। टिम्बर क्या होता है? लकड़ी। अच्छा, शुगर मिल वाले में कुछ था नहीं खास, ये लिखा है, मैंने ज़्यादा लिखवाया नहीं, बस यही था, इंडिया शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ऐप पे देख लेना, अगर ये क्लास रुक गई थी 1 मिनट के लिए तो ऐप पे होगा, वैसे बस यही नाम लिखा था। चलो आगे देखो, टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट कितने साल पुराना बता रहे हैं? 100-150 साल पहले की दुकानें। यहाँ पढ़ो, 47 से पहले यहाँ लकड़ी मंडल, ये लकड़ी मंडल अब्दुल्लापुर के नाम से प्रसिद्ध था। अब्दुल्लापुर के बाद नाम क्या पड़ा है? यमुनानगर। लगभग 100 एकड़ में फैली इस मंडी में सागवान, शीशम, कीकर, चीड़, सफेदा आदि लकड़ियों का व्यापार होता है। यहाँ इतने पेड़ कैसे हैं? ये पूरा इलाका आज भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आज से कई 100 साल पहले भी तो यहाँ पेड़ों की भरमार रही होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, सिरसा। सिरसा दिल्ली से कितना दूर पड़ता है? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इसलिए पता हो, लगभग कितना दूर है? हाँ, 280 राउंड फिगर याद कर लो। दिल्ली से तुम्हारा सिरसा, जो तुम्हारा सबसे बड़ा एरिया है हरियाणा का, ये 280 किलोमीटर दूर पड़ता है। सारे तो ज़िले नहीं याद कर सकते, पर जो सबसे बड़ा है उसको याद कर लेंगे। सिरसा कितने? सिरसा एरिया में तो नंबर 1 है ही। इसलिए कौन से उद्योग धंधे ज़्यादा पनप सकते हैं? कृषि, क्योंकि गाय मतलब दुग्ध के साथ ये गेहूं, सब्जी, फल सब किस पर आधारित हैं? कृषि। एरिया भी खाली पड़ा है, एरिया है भी बहुत बड़ा, इसलिए कृषि आधारित उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते हैं। बस एक दिक्कत है, दूरी थोड़ी सी दिल्ली से ज़्यादा पड़ती है। कितने किलोमीटर? और ये जो गाय का प्रोडक्शन है या सब्जियां और फल, आने जाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा पकड़ सकता है, बजाय सोनीपत के, बजाय झज्जर के, गुड़गांव के, क्योंकि ये लगते एरिया है। पर फिर भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं सिरसा में। सिरसा एडवांस्ड बन सकता है अगर सरकार पैसा लगाएगी, तो सिरसा में बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला देखो, अम्बाला। अम्बाला आप जानते हैं किस चीज़ के कारण फेमस है?
बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अंबाला में ही बनते थे, आज भी बनते हैं, जिनको आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, मिक्सी सिटी इसी का तो नाम था। अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ प्रोडक्शन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। ये पढ़ के देखो, हरियाणा का ये ज़िला दरी, इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण, गैस स्टोव, मिक्सी कम ग्राइंडर, मेन तो मिक्सी सिटी है ये, वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक अपरेटस उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देश से होने वाले साइंटिफिक अपरेटस या वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% भाग अंबाला की लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ ये बना के भेज देती हैं। कितना टोटल निर्यात का? 20%। जितना ये साइंटिफिक अपरेटस बाहर जाते हैं ना, इसका अकेला हरियाणा का अंबाला छोटा सा एरिया, और बड़ी इकाइयाँ नहीं हैं, छोटी लघु इकाइयाँ, ये 20%। तो तुम देखो एक्सपोर्ट का एक बड़ा कामकाज तो हमारे ही कारण है। गन्ने में तुम देख रहे हो हमारा कितना बड़ा नाम था, गेहूं में हरियाणा का नाम, बासमती चावल में हरियाणा का नाम, ट्रैक्टर में हरियाणा का नाम, जितने ये अचार और दरियाँ और गलीचे हैं इन सब में हरियाणा का नाम। अगला है रोहतक। रोहतक आज का लास्ट पढ़ लेते हैं। और रोहतक का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किस कारण से हुआ है? एक तो रोहतक किसके पास पड़ता है, और एक बड़ा कारण ये भी है कि तुम्हारा सीएम 10 साल लगातार हुड्डा जी जो रह गए अपने एरिया का विकास कर गए। और मुझे ऐसा लगता है अपने एरिया का विकास हर मंत्री को कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मंत्री ऐसा तो नहीं कि सदियों सदियों चलेंगे, कोई एक मंत्री बन गया 5 साल के लिए, अगर वो जिस एरिया का है उसका भी शहरी विकास कर दे, उसके आसपास के गांव की सड़कों को सुधरवा दे, थोड़ा सा पैसा जैसे मिलता तो है ही, फंड्स तो आते ही हैं, तो इन सब से कभी ना कभी पूरा हरियाणा ही विकसित ना मिलेगा। जैसे रोहतक के हैं सीएम थे 10 साल, तो रोहतक की शक्ल बदल दी। ऐसे ही सीएम करनाल हैं तो करनाल की शक्ल बदल दें। ये तो हर बार अलग अलग ही तो बनते हैं। जहाँ का मंत्री है, अगर मंत्री बना किसी एरिया का और उस एरिया की सड़क जर्जर हालत में है, तो ये मंत्री की कमी है कहीं ना कहीं, जैसे उसका विकास करवा देना चाहिए ना। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अपने अपने विकास की पड़ी रहती है। बेशक अपना अपना करें, अपना अपना करके भी आज तक सबका हो जाता। 1966 से और आज तुम 2022 में बैठे हो, क्या लगभग हर इलाके से मंत्री नहीं बन गए होंगे? बन गए होंगे ना, लेकिन डेवलपमेंट करना उतनी कोशिश नहीं की। अभी भी आप देखो जो एडवांस्ड है ना, जो बिल्कुल दिल्ली से लगते हैं, इनकी आंतरिक सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, हम सब जानते हैं। अब तुम जहाँ बैठे हो वहीं के एरिया में देख लो ना, थोड़ी सी बारिश होते ही शहर का हाल कैसा बन जाता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ मंत्री नहीं रहे, जहाँ जहाँ ब्रांच चल रही है हर जगह कोई ना कोई बढ़िया एमएलए मंत्री रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। इस रोहतक के डेवलपमेंट का बड़ा कारण क्या था? एक तो सीएम 10 साल, ऊपर से रोहतक के पास क्या पड़ता है? दिल्ली, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए ये टिक कर लो। रोहतक एकल खिड़की योजना। एकल खिड़की पता है क्या था? नहीं, सड़क नहीं थी। पहले क्या होता था, किसी को अंबाला में बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस करना है अंबाला में, लेकिन उसको कागज़ साइन कराने पड़ेंगे चंडीगढ़ जाके। फिर अंबाला में उसके सेटअप के लिए उसको अंबाला में बिजली विभाग से अलग बात करनी पड़ेगी, जो जल विभाग है इससे अलग, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से परमिशन के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। यानी कोई अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको 50 चक्कर मारने पड़ेंगे। वो चंडीगढ़ जाएगा तो कहेंगे साहब आज नहीं आए। मान लो कोई बाहर से आया, गुजरात से आया पैसा लगाने, या महाराष्ट्र से आया, उसकी ये लोग रेल बना देंगे, यहाँ जा कागज़ साइन ये वो। तो आदमी सोचेगा छोड़ ना यार, इतनी क्यों टेंशन ली, क्यों पैसा वेस्ट किया, इतना आने जाने में मेरा टाइम ख़राब, कहीं और लगा लेता हूँ। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को पीछे करती थी। तो रोहतक में क्या किया गया? एकल खिड़की योजना, जिसके तहत सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल करा दी। भाई सारी जानकारी, यहाँ पे रेट क्या मिलेगा, बिजली क्या रेट में मिलेगी, किससे परमिशन, वहीं के वहीं सब कुछ, यानी सारी इन्फॉर्मेशन। एक तरह से इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं होते हर जगह, जहाँ आपको सारी बातें पता चल जाए और वहीं आपके काम भी हो जाएं, इस तरह का प्रोजेक्ट बना दिया। और ये बेस्ट काम किया। बाहर से आने वालों को लगता है कि ठीक है यार 2 दिन जाके हमारा काम निपटेगा, इतनी भगदड़ नहीं करनी पड़ेगी कहीं 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 कहीं। तो किसका डेवलपमेंट हो गया? इसका, रोहतक का, एकल खिड़की की वजह से। ये टिक कर लो। एकल खिड़की योजना के कारण इस जिले का औद्योगिकीकरण तेजी से हो रहा है, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर होने के कारण बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास बहुत तेज। बहादुरगढ़ तो दिल्ली से 2 ही किलोमीटर तो है। कनेक्टिविटी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब बहादुरगढ़ खत्म हुआ और दिल्ली स्टार्ट हो गया।
दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। तो दिल्ली के लोगों का तो रोज आना जाना है, बहादुरगढ़ वालों का दिल्ली और दिल्ली का पता भी नहीं चलता कि इनमें डिफरेंस है। ये एक बड़ा कारण है। बहादुरगढ़ गेटवे ऑफ हरियाणा कहलाता है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। तो गेटवे ऑफ हरियाणा क्या है? और अगर तुम केएमपी से कभी बहादुरगढ़ की तरफ गए हो तो तुमने देखा होगा बहुत डेवलपमेंट चल रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फुटवेयर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिल्कुल ऑन रोड दिखाई देते हैं कि डेवलपमेंट स्पीड पकड़ रहा है। बहादुरगढ़ आने वाले टाइम में बहुत आगे जाएगा, पूरा बेल्ट वाली। और लास्ट कर लो, रोहतक में चीनी बनाने का कारखाना भी अवस्थित है। कब लग गया था? 1956 में। कल चीनी की मिलें भी, कल नहीं जब भी अब क्लास होगी मंडे को, चीनी मिलें भी पढ़ लेंगे।